नमस्कार दोस्तों, डायलॉग विद विजनरी प्रोग्राम्स में आपका फिर से स्वागत है। तो प्रेमजीत जी के साथ हम वार्ता का सिलसिला जारी रखते हुए आज एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। प्रेमजीत जी, समाज में ऐसी बातें प्रचलित हैं कि लाइफ की जो है कोई अपनी कोई मीनिंग या पर्पस नहीं होती। तो इसमें हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है कि हमारा जीने का ढंग कैसा हो, कि हम पर्पसफुली जिएं, टारगेट रखें। क्योंकि जब हम बहुत सारी ऐसी आ, हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो किसी आदमी ने कोई प्लानिंग की और चाहे वो कल्चरल या नेचुरल रीजंस से वो सफल नहीं हो पाती, तो बहुत ठेस पहुंचती है उसको और सारी प्लानिंग विफल हो जाती है। और एक मन में सवाल खड़ा होता है कि क्या इस तरीके से जीना, इस तरीके से अपने प्लान्स पे इतना इन्वेस्ट करके जब कोई जीता है और जब वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो फिर क्या ये बेटर नहीं है कि हम जस्ट ज़िंदगी को रिस्पॉन्ड करें। तो इस तरीके की फिलॉसफीज भी कई इंटेलेक्चुअल्स ने बताई है कि आप ज़िंदगी को प्रेजेंट में जियो, आप बिना किसी ज़्यादा हिसाब लगाए, बिना मन को ज़्यादा इन्वॉल्व किए हुए आप जियो। तो लेकिन हम जब जीते हैं तो नॉर्मली हम टारगेट बेस्ड ही जीते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है हमारे अंदर कि जीना कैसा हो, लाइफ का कोई मीनिंग या पर्पस है कि नहीं। तो इस पे हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। बिल्कुल। एक्चुअली इन पर पहले काफ़ी विचार होता रहा है उस तरह से, और लेकिन बहुत कंक्रीट नहीं हुआ। और दो तरह के स्टेटमेंट आते रहे लोगों के द्वारा। कुछ लोग बोलते रहे कि कुछ ना कुछ तो पर्पस है। कोई बोलता है कि कोई मोक्ष का पर्पस है, कोई कुछ उस तरह के पर्पस रखते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं, इस यूनिवर्स का अटॉल कोई पर्पस नहीं है, ये हमें ही पैदा हो गया, ये ऐसे ही, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका अपना होने का कोई कारण नहीं है, इसका अपना कोई पर्पस नहीं है। और इसका नहीं है तो हमारा कैसे हो सकता है? इसका होगा तो हमारा भी होगा, या हमारा है तो इसका भी होगा ही। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये दो तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, और ये ज़्यादातर इंडिविजुअली आई इस तरह की स्टेटमेंट्स। इन पर कभी मास लेवल से अप्रोच नहीं हुआ। दोनों ही तरह के स्टेटमेंट्स को लेके एक मास लेवल पर कभी डिस्कशन नहीं हुआ कि इनमें से हम क्या चुनाव करें, कि पर्पजलेस जिए कि विद पर्पज जिए, जीवन का उद्देश्य तय करके जिए या कि ऐसे ही जिए कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, इस बात को तय कर ले। ऐसा कभी हुआ नहीं पीछे। दोनों ही तरह की चीज़ों को मानने वाले लोग होते रहे हैं, लेकिन वो बस मान्यता तक ही बात रही है। उसमें कभी कोई मास लेवल पर कोई ऐसा डिस्कशन, कोई ऐसी डिबेट, कोई ऐसा एक कंसेंसस नहीं चला कि जो किसी एक ऐसे निर्णय पर पहुंचे कि विद पर्पस और विदाउट पर्पस क्या। तो इस पर कभी काम नहीं हुआ। आज हम लोग ट्राई कर रहे हैं इस बात को करने की कि ये मास लेवल पर इस पर डिस्कशन हो, मास लेवल पर ये तय हो। क्योंकि अब डेमोक्रेसी है, अब कोई राजाओं वाली कोई प्रथा नहीं है कि राजा लोग हैं वो उन्हें तय करना है कि पर्पस है कि नहीं है। जनता का कोई ज़्यादा योगदान उस समय होता नहीं था। लेकिन आज जब डेमोक्रेसी है जैसी भी है, तो डेमोक्रेसी में लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं कि जहां वो बड़े लेवल पर, मास लेवल पर विभिन्न समस्याओं के समाधान की बात कर सकते हैं। हो भी रही है, आप देख भी रहे हैं। टीवी पर रोज़ डिबेट होती है, अखबारों में रोज़ आर्टिकल आते हैं, रोज़ हज़ारों लोग उन्हें पढ़ते हैं, रोज़ सर्वे होता है कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वो मास लेवल की कंसेंसस लेते हैं। तो अब वो इस समय ऐसा प्लेटफॉर्म तो है कि आप मास लेवल पर किसी चीज़ को तय कर सकते हो, करवा सकते हो, या हम सब लोग मिलकर तय कर सकते हैं।
अब हमें ये देखना है कि अब तक जो हमने तय नहीं किया तो उसके क्या परिणाम रहे हमारे जीवन पर, और तय कर लेंगे तो उसके बाद क्या बदलाव आएगा, और वो बदलाव पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। और यदि नहीं किया, क्योंकि अब हम उस फेज पर हैं जहां हम तय कर सकते हैं, और अगर अब नहीं तय किया तो क्या फ्यूचर होगा। तो इसको एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं कि अगर हम आगे तय नहीं करते हैं, एक मास लेवल पर हम ये तय नहीं करते हैं कि मास लेवल पर क्या पर्पज है, क्या ऐसा कॉमन पर्पज है जो हम सभी का है, अगर हम ये तय नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो होगा ये कि जैसे अभी विभिन्न वर्गों में समाज बटा हुआ है, जैसे कुछ मानते हैं कि पर्पज है, एक दूसरा समाज मानता है कि पर्पज नहीं है, तो इन दोनों के जीवन जीने के ढंग आपस में कोलैप्स करेंगे, टकराएंगे, और इनका आपस में कोई लेन देन हो नहीं पाएगा, कोई कोऑपरेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों के अलग मापदंड हैं जीवन जीने के, दोनों के अलग टारगेट्स हैं, एक का है विद पर्पज, एक का है पर्पजलेस। तो कुछ समाज है जो इस तरफ गति करेगा, कुछ समाज है जो उस तरफ गति करेगा, और उनकी गतियां आपस में टकराएंगी, और वो कितने भी एक बड़े युद्ध का रूप भी कभी भी ले सकती है, जैसे कि पीछे हुए भी हैं, वर्ल्ड वार हुई है, अभी भी कई देश एक दूसरे से लड़ ही रहे हैं, तो वहाँ पे तो एक तरह से वर्ल्ड वार चल ही रही है उन लोगों के लिए। तो क्योंकि आपने एक मास लेवल पर किसी एक स्टेटमेंट पर आए नहीं, तो अगर दो तरह के स्टेटमेंट पर रहेंगे, और यहाँ तो दो नहीं है, यहाँ तो अनेक है, बीसों। अल्टीमेट रूप से जितने ह्यूमंस हैं, हम लोग सब जो ह्यूमैनिटी है, हमने टारगेट फिक्स नहीं किया है, टारगेट फिक्स नहीं किया ये। और दूसरा कि बहुत सारी फिलोसॉफी चलती हैं, बहुत सारी मान्यताएं चलती हैं जो 20-50 प्रकार की हैं। अब 20-50 प्रकार का समाज है, अब वो कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगा, कैसे को एग्जिस्ट करेगा, उनके हित या उनकी सोच, उनकी समझ एक दूसरे के साथ टकराएंगी और वो कोलैप्स करेंगी, उसमें बहुत ऊर्जा खर्च होगी, बहुत समय उसमें बर्बाद होगा, और उसके रिजल्ट भयावह होंगे। एक दूसरे को इनसिक्योरिटी उससे फील होती है, जब अलग अलग मतों के दो लोग एक साथ कहीं उन्हें बैठना पड़ता है तो उन्हें इनसिक्योरिटी फील होती है एक दूसरे से, है ना। तो अब आप देख सकते हो कि अगर आप ये तय नहीं करते हो मास लेवल पर, एक एम तय नहीं करते हो कि क्या अल्टीमेट एम है हम सभी लोगों का, फिर उसके अंदर सबके पर्टिकुलर एम आ जाएंगे, एक ऐसा एम जो अल्टीमेट हो, जिसके अंतर्गत और बाकी के जो पारिवारिक एम है, जो पर्टिकुलर एम है, व्यक्तिगत एम है, व्यक्तिगत पर्पज है, वो सब उसमें समाहित हो जाए, एक ऐसा अल्टीमेट एम। तो जब तक वो नहीं तय होता तो तब तक ये समाज विभिन्न वर्गों में बटा रहेगा, और विभिन्न वर्गों में बटे होने का मतलब ही है कि मास लेवल की जो एक फैसिलिटी पैदा करने की स्थिति होगी वो कभी नहीं होगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन की भी कभी नहीं होगी, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। आप जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम प्लानिंग करते हैं और वो हमारी सफल नहीं होती है, नहीं होगी सफल, क्योंकि व्यक्तिगत लेवल पर आप बहुत ज़्यादा सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकते। मास लेवल की अप्रोच और एक व्यक्तिगत लेवल की अप्रोच, एक पर्सनल लेवल की अप्रोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। मास लेवल की अप्रोच का मतलब होता है कि उसमें मास लेवल के लोगों का एफर्ट होता है, जिसके फेल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि फेल कौन करेगा जब सभी अगर ऋषिकेश के सारे लोग ही चाहें कि हमें दिल्ली जाना है, तो इनको रोकने वाला कौन होगा। हाँ, अगर ऋषिकेश के लोग दो लेवल में बढ़ जाएं, एक बोले कि हमें दिल्ली जाना है सबको, और दूसरे बोले कि नहीं हमें सबको दिल्ली नहीं जाना है, तो कुछ लोग जाने का एफर्ट लगाएंगे और कुछ लोग उसको रोकने का लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ना हम ठीक से रुक ही पाएंगे, ना ठीक से जा पाएंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होगा, और उसमें कुछ लोग सफल होते हुए दिखेंगे, कुछ 10-20 लोग पहुंच जाएंगे जो
कुछ ज़्यादा एफर्ट मार जाएंगे, रोकने वालों की नज़रों से बच जाएंगे, वो कुछ लोग पहुंच जाएंगे, बाकी लोग नहीं पहुंचेंगे। तो बाकी लोग बोलेंगे कि प्लानिंग का क्या फ़ायदा, कि हमने दिद्दू को प्लानिंग की थी दिल्ली जाने की, नहीं जा पाए, हमारी तो फेल हो गई। लेकिन वो ये सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि हम ही लोग प्लानिंग करने वाले हैं और हम ही लोग फेल करने वाले हैं। यहाँ और कौन है आपके अलावा? अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो तो लोगों के अलावा आपको कौन रोकेगा? कोई भैंस बकरी तो रास्ते में रोकेगी नहीं कि आप दिल्ली क्यों जा रहे हो भाई, क्योंकि उसको क्या लेना देना। तो कुल मिला के अगर हम व्यक्तिगत लेवल पर प्लानिंग करेंगे तो उसकी बहुत सफल होने की संभावना नहीं है। कोई छोटी मोटी प्लानिंग होगी तो सफल हो जाएगी, मतलब केवल वो आप ही के लेवल की होगी कि भाई आपको जाके उस कुएं पे जाके आपको पानी पीना है, आपने ये एम किया, और अगर वो कुआं सार्वजनिक नहीं है कि नहीं और लोगों का नहीं है तो आपका एम सफल हो ही जाएगा, आपको कौन रोकने वाला। लेकिन सोचो कि आप किसी छोटी जाति के हैं और वो कुआं किसी सवर्ण जाति का है, इस तरह के वर्गों में बटा हुआ है, तो और आप प्लानिंग करो कि मैं रात में जाके पी लूँ, मैं दिन में जाके पी लूँ, और वहां पे लोग बैठे हैं कि हम पीने नहीं देंगे, तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। इंडिविजुअल विशेष, इंडिविजुअल टारगेट्स को खड़ा होने के लिए जो बेस चाहिए वो पहले सोशल ही होना पड़ेगा। सोशल बेस होने से आपकी जो छोटी छोटी आपकी जो व्यक्तिगत लेवल की सब सुख सुविधाएं हैं वो बड़ी इजीली पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उनको मास लेवल का अप्रोच होगा, सपोर्ट होगा, वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके लिए जो जो चाहिए, क्या प्लानिंग चाहिए तो प्लानिंग करने वाले माइंड होंगे। तो ठीक है, आपका माइंड नहीं है मान लिया उतना उस लेवल का कि एक हाई लेवल की प्लानिंग कर सके, लेकिन कुछ लोग तो हो सकते हैं ना, तो उनकी सेवा जब आप लोगे तो वो आपके लिए प्लान कर सकते हैं ना। तो वो जो प्लान करेंगे तो फेल होने की संभावना कम हो जाएगी। उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाले जो एक्सपर्ट होंगे वो जो प्लान करेंगे, तो यानी एक्सपर्टीज होने से असफल होने की संभावना कम हो जाती है। और एक्सपर्टीज व्यक्तिगत लेवल पर होना बहुत मुश्किल है, मास लेवल पर ही पैदा हुआ जा सकता है, क्योंकि किसी एक आदमी को एक्सपर्ट बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ें हमें चाहिए होती है। हमें अच्छे लेवल के टीचर चाहिए होते हैं, हमें अच्छे लेवल के स्कूल चाहिए होते हैं, हमें अच्छे लेवल की व्यवस्था चाहिए होती है, हमें अच्छे लेवल की बुक्स चाहिए होती हैं, हमें अच्छे लेवल का विज्ञान चाहिए होता है। हमें मतलब एक आदमी में एक्सपर्टीज पैदा करने के लिए बहुत बड़ा मैनेजमेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो व्यक्तिगत लेवल से होनी पॉसिबल नहीं है। तो व्यक्तिगत लेवल पर आप एक्सपर्टीज नहीं पैदा कर सकते, और जब तक एक्सपर्टीज पैदा नहीं होंगी तो आप जितना मर्जी योजनाएं बनाएं, ज़्यादातर आपकी योजनाएं फेल होंगी, क्योंकि ना एक्सपर्टीज लेवल से आप योजना बना रहे हो, ना फिर उनको, क्योंकि आपको ही अपने लेवल से योजना बनानी है, फिर आप ही को अपने लेवल से उसको एग्जीक्यूट करना है, फिर आप ही को अपने लेवल से उसको जो भी कुछ उसका रख रखाव करना है आप ही को करना है। तो अब एक आदमी कितने काम कर लेगा, नहीं कर सकता। तो वहाँ फेल होने की संभावना ज़्यादा है। अब वो फेल होने से आप ये डिसीजन लें, आप ये कंक्लूजन निकालें कि नहीं प्लानिंग के साथ जीना ही बेकार है, तो ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई, क्योंकि आपकी जो छोटी मोटी प्लानिंग है जो आप व्यक्तिगत लेवल पर बना सकते हैं, जिन्हें बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होती, फिर भी सफल हो जाती हैं, वो भी तो हो रही है ना। तो अगर ऐसा होता कि प्लानिंग बनाने से सब दुख आ रहा है, तब तो ठीक है, मान लेते कि भाई बिना प्लानिंग के जियो। और बिना प्लानिंग के आप देखते रहो, आपका जीव जगत है, आपका जो जानवर जगत है, वहाँ तो कोई प्लानिंग नहीं होती है, बड़ी रफ लेवल का उनका एक जस्ट करंट टाइप का रहता है बस। तो वो कहाँ सुखपूर्वक जी पा रहे हैं, उनको कहाँ फैसिलिटीज़ है, खाने के लिए पत्तों से ज़्यादा कुछ नहीं। वो भी अगर नेचर में पैदा हो गए तो सूखा पड़ गया तो आप देखते हो कि कितने लोग मर जाते हैं, कितने जीव जंतु जो है मर जाते हैं, कहीं बाढ़ आ गई तो कितने मर जाते हैं, कहीं पानी नहीं हुआ सूखा पड़ गया तो कितने प्यासे मर जाते हैं। और एक दूसरे को जो जीव मारते हैं वो तो अलग बात रह गई। मतलब नेचुरल कैलेमिटीज में भी उनका कोई उससे बच सकें, उनको टाइम से रहते पता चल जाए, या उसका कोई मैनेजमेंट कर सकें, वहाँ कुछ है नहीं ऐसा। तो वो कितनी भयावह स्थिति में होते हैं आप देख ही रहे हैं। तो बिना एम के, बिना उद्देश्य रखे जीना ज़्यादा कठिन है, और उसमें फैसिलिटी भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी। पर्पज के साथ जीने से आपको फैसिलिटीज भी ज़्यादा मिलेंगी, आपकी प्लानिंग भी ज़्यादा सफल होने के चांस रहेंगे, एवन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एवन क्वालिटी का आपका भोग होगा, आप एवन क्वालिटी का आनंद पाएंगे, उसकी संभावना ज़्यादा होगी।
तो यहाँ हमारा ये जो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है फिलोसॉफिकल डिस्कशन कि अल्टीमेट लाइफ का क्या एम है, किस लिए हम सब मनुष्य यहाँ पे हैं, तो इसके ये आपका क्या मतलब इसमें, तो लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है ये? हाँ, तो जैसे मैंने पीछे 15-20 सालों में अपने में खोज की है, तो मैंने पाया कि लाइफ का जो अल्टीमेट एम है वो ये है आनंद। और आनंद से थोड़ा मेरा अर्थ आप समझ लें। यहाँ आनंद से मतलब है कि हमारे जीवन में हमारे इच्छित सुखों की निरंतरता बनी रहे। उस इच्छित सुखों की निरंतरता बनी रहने से जो एक अवस्था का निर्माण होता है, जो एक सिक्योरिटी, जो एक कंफर्ट, जो एक सुख, जो एक समृद्धि हम फील करते हैं, एंजॉय करते हैं, उससे जो प्रसन्नता मिलती है, उस अवस्था का नाम आनंद है। तो वो सभी के जीवन का एम है। और मैंने जब इस पूरी नेचर का भी अध्ययन किया तो मैंने वहाँ भी पाया कि ये नेचर भी उसी डायरेक्शन में अग्रसर है। वो भी उसी तरह के संसाधन पैदा कर रही है, वो भी उसी तरह की प्राकृतिक सुंदरता पैदा कर रही है, वो भी उसी तरह के प्राकृतिक फल और वो सब दे रही है, जहाँ तक भी वो दे पा रही है कि उनसे सबको कंफर्ट पैदा हो, उनसे सबको सुख पैदा हो, सब जी सकें, अच्छे से जी सकें, इच्छित जीवन जी सकें। तो क्या आपको नहीं लगता ये सारी बातें सबको पता है? और मतलब ये ऐसे इंडिविजुअली कुछ लोगों को पता है, जो लोग इस लेवल तक सोच समझ पाते हैं, वो भी आज एजुकेशन है इसलिए। अगर आज से 50-100 साल पहले पहुंचो तो बहुत गिने चुने लोगों को ये बात का अंदाजा था कि क्या है, और वो भी अनकॉन्शियसली, वो भी ठीक से कैलकुलेट नहीं था कि यही है कि क्या है, विद कंफ्यूजन था। तो इसका क्या असर पड़ता है, मतलब कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जब आप बोल रहे हैं तो हमारी जो मतलब अभी भी गवर्नमेंट्स हैं और वो भी ट्राई कर रही हैं, तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि ये डिस्कशन हुआ नहीं है और हो जाए तो फिर किस टाइप का असर पड़ेगा हमारे जीवन पे, मतलब इसके ऊपर थोड़ा बिल्कुल। तो अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि जैसे आप मोटे से समझो तो जैसे जानवर लोग भी जब उनको अनकंफर्ट होती है तो सेम टाइम वो उससे दूर हटने की कोशिश करते हैं, उस अनकंफर्ट जोन में से निकलने की कोशिश करते हैं, जो भी उनकी अपनी क्षमता है या जो भी उनके अंदर फीड है ढंग, तो वो उससे निकलने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो कोई कंफर्ट नहीं पैदा कर पाते क्योंकि वहाँ उस तरह की क्रिएशन उनके पास नहीं है। जैसे बंदर बरसात में भीगता रहेगा, उसके पास क्रिएशन नहीं है कि वो कोई घर बना ले। हाँ, जिन पक्षियों के, जिन जीवों को थोड़ी सी है तो वो उसी तरह का बना के रहते हैं, उनका वैसा फीड है बाय नेचर, वो भी उसमें कोई वेरिएशन नहीं दे पाते। चिड़िया जिस तरह का घोंसला बनाती है तो उस तरह की चिड़ियाएं सभी उसी तरह का ही घोंसला बनाती है, और उनमें ऐसा भी नहीं दिखता कि वो एक दूसरे से कोई सीख रही हैं, वो ऐसा उनको बाय नेचर इनबिल्ट। अच्छा, तो कॉन्शियस मतलब हम क्रिएटर के रोल में आ जाते हैं। हाँ, कॉन्शियस का मतलब है इच्छित होके, सोच समझ के, आपके अवेयरनेस में वो बात आ गई है कि अच्छा हमारा एम ही है कि हम सभी प्रकार के सुख चाहते हैं। ये बात आपकी कॉन्शियस में आ गई, ये बात आप समझ गए, ये बात आपके अवेयरनेस में आ गई है। अच्छा, अपना सारा रंग ढंग देख के, जैसे ये सारा अध्ययन करके हमें समझ में आ गया कि अच्छा हमारा फुल लाइफस्टाइल सारे मनुष्यों का उसी टारगेट से मैच खाता हो। तो कोई भी एक आदमी भी अगर इस बात को सोच समझ ले, इस बात को खोज कर ले, तो वो जब बाकी सब लोगों के सामने रखेगा और बाकी सब लोग इस बात को सोचेंगे, विचारेंगे, और यदि सभी लोग इस मास लेवल पर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हाँ, बात आप सही कह रहे हैं कि हम सभी का अल्टीमेट यही एम है कि हम सब सुख चाहते हैं, सुखों की निरंतरता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो जब एक मास लेवल पर ये तय हो जाए, ऑन पेपर तय हो जाए कि यही एम है, और फिर आगे की सारी गतिविधि, हमारा सारा संविधान, हमारे सारे रूल रेगुलेशन, हमारे सारा प्रोडक्शन, हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूशन, सब उस आधार से हो, उस आधार को मद्देनजर रखते हुए, तो फिर उसको बोलेंगे कि अब हम ये कॉन्शियसली कर रहे हैं, विद प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम जैसे देख रहे हैं कि कोई रूल बनी, कोई बैंकिंग की, कोई ट्रैफिक की, कोई गवर्नमेंट, कोई पुलिस की, कोई लॉज बने, और अगर कहीं पे अभी हम लोग असुविधाएं फेस कर रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि
जो पॉलिसीज बनी हैं वो कहीं ना कहीं मतलब ये इस बात का ध्यान नहीं रख पाई कि ये एम फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं हो रहा है ये तो हम देख ही रहे हैं। हाँ, तो कहीं पे हम जिस तरीके से हमने जो व्यवस्था अभी बनाई हुई है वो पॉलिसी लेवल पे ही, मतलब कि हमारी जो मैनेजमेंट जिस तरीके से हो रहा है उसमें ही फॉल्ट है। मतलब उसमें फॉल्ट है। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट को इनको ये फील हो रहा है कि जब तक सबको जॉब नहीं होगी तो सबकी परचेजिंग पावर नहीं आएगी, सबकी परचेजिंग पावर नहीं आएगी तो सब अपने अपनी सुविधाओं के सामान नहीं खरीद सकेंगे और सब सुखी नहीं हो सकेंगे। तो ये बात जैसे गवर्नमेंट को समझ में आई कि जॉब तो सबको देनी चाहिए, लेकिन अब जॉब दें कैसे ये उनको समझ नहीं आ रहा है कि सबको कैसे दें। तो वो बोलते हैं कि ठीक है इस साल हम 1 लाख जॉब बढ़ाएंगे, अब लेकिन जो बेरोजगार लोग हैं वो करोड़ों में हैं। अब 1 लाख बढ़ाने से क्या होगा? 1 लाख जब तक आप बढ़ाओगे 1 लाख पॉपुलेशन पता चला और बढ़ गई। तो अभी उनको ये पता ही नहीं है कि क्या पॉलिसी बनाएं जिससे कि सबको जॉब हो जाए, लेकिन एक दिन तो होगा। अगर उनकी इस बात को भी माना जाए कि हम जॉब बढ़ाएंगे, माने हर साल 1 लाख बढ़ाएंगे, अगले साल 2 लाख बढ़ाएंगे, अगले साल 3 लाख बढ़ाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि आप 50 साल बाद जो है सबको जॉब दे दोगे। तो 50 साल बाद जो करोगे वो आज क्यों नहीं कर लेते हो? 50 साल बाद भी तो कुछ करोगे ना, कोई पॉलिसी बनाओगे ना, क्योंकि धरती तो मोटी नहीं हो जाएगी, धरती का साइज तो नहीं बढ़ जाएगा कि 50 साल बाद बढ़ जाएगा तो फिर हम कर लेंगे। यही रहना है, यही सारा हवा पानी सब रहना है, यही सारे संसाधन रहने हैं। तो जो आप 50 साल बाद सोच रहे हो करने की, और सोच भी नहीं रहे हो, ऐसी आशा कर रहे हो, क्योंकि सोच रहे होते तो आज ही कर लेते हैं। अब केवल आशा कर रहे हो कि इस गणित से हमारे एक दिन होगा कि हम सबको जॉब हो जाएगी, लेकिन नहीं होगा कभी भी। आप देख रहे हैं पिछले 20 सालों से देख रहे हैं कि आपकी विकास दर वही 4%, 5%, 6%, 7%, फिर 5%, 4% उधर ही घूम रही है। वो 7-8 तक पहुंच जाती है, कुछ देशों की 10, 12, 20 तक पहुंच जाती है और फिर 10 पे आ जाती है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब 20 तक पहुंच गई तो अब तो आगे जानी चाहिए ना, नीचे क्यों आ रही है भाई? मतलब उसमें बैक क्यों हो रहा है? अगर आपकी पॉलिसी ठीक है तो अगले साल तो जॉब बढ़नी चाहिए ना, अगले साल तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए, अगले साल तो विकास दर बढ़नी चाहिए। तो कैसे अचानक घट जाती है? कैसे अचानक रिसेशन आ जाता है? क्या हो जाता है अचानक? हो ये जाता है कि वो पॉलिसी में प्रॉब्लम है। मैंने जो पॉलिसी दी है, मैंने पॉलिसी दी है बुक के अंदर, और आगे आने वाले वीडियोस में हम उनके ऊपर में विचार भी करेंगे, बताएंगे भी, डिस्कशन करेंगे कि क्या पॉलिसी है कि जिससे आप पहले ही दिन से सबको आप सिक्योर कर सकते हो कि सबको जॉब होगी, सबको परचेजिंग पावर होगी, सबको सारी जो भी चीज़ें बनेंगी और उसमें से जो भी लोग जैसे इसकी जो भी डिमांड होगी वो सब पूरी होगी। ये पहले दिन से ही हो सकता है। जैसे आप 50 साल बाद करोगे वो काम आज ही कर सकते हो। तो इन सब का मूल कारण आपको लगता है कि इस वजह से है कि हम मतलब ये सॉर्टेड आउट नहीं है कि टारगेट क्या है? अब यही सॉर्टेड आउट नहीं है कि क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोक्ष है, यहाँ दुनिया से भागो, ये दुनिया तो नरक का द्वार है, ये दुनिया तो दुख का घर है, यहाँ तो आप सुखी हो ही नहीं सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और वो इसी बात का एडवर्टाइज किए जा रहे हैं, इसी बात के आश्रम खोल के बैठे हैं और इसी बात को वो सुबह शाम अपनी स्पीच में सुनाए जा रहे हैं। आप टीवी पे सुन रहे हो 10 चैनल में, तो आपका मन वैसा हो जाएगा, आप अकर्मण्य होने लगोगे, आप उस तरफ सोचोगे ही नहीं कि कुछ हो सकता है, आप नेगेटिव होने लगोगे, अनकॉन्शियसली नेगेटिव होने लगोगे। और इवन साइंटिस्ट की तरफ से भी ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि साइंटिस्ट की तरफ से ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि इसका तो कोई एम नहीं है, ये तो अचानक ऐसे ही बन गई है, ऐसे ही पैदा हो गई है। हाँ, अब वो किस बेस पर दे रहे हैं ये मुझे ठीक से अभी मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा कभी उनसे बातचीत होगी तो मैं पूछूंगा उनसे कि आप ठीक है चलो, ये तो लोग कहानियां बना के इनके अपने कोई एम रख रहे हैं कि मोक्ष है कि ये है, कोई कहानी है उसके पीछे। आप किस बेस पर बोल रहे हो कि एम नहीं है? आप तो साइंटिस्ट हो, आप तो बिना बेस के मत बोलो ना। कम से कम अगर आप कोई बेस से बोलो तो उस बात को रखो कि क्या बेस है, किस बेस से आप कह रहे हो कि प्लानिंग नहीं है। अब अगर इस यूनिवर्स की प्लानिंग नहीं है, इस यूनिवर्स में पर्पस नहीं है, तो आपके अंदर कहाँ से पर्पस आ गया? ये क्वेश्चन ही कहाँ से उठ गया आपके अंदर कि पर्पस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सवाल ही कैसे पैदा हुआ? इस टॉपिक पे तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिस्कशन करेंगे बाद में कि मतलब क्योंकि ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जो हायर स्टडीज में जिसकी जरूरत पड़ती है, और
हायर स्टडीज़ करने वाले जो लोग हैं वही इसको ज़्यादा ठीक से समझ पाएंगे। बाकी लोगों से सोशल एस्पेक्ट है हाँ। कि उनका जीवन जो है वो इसके होने नहीं होने से उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, ये मूल है अभी आज का जो। तो अभी तक के डिस्कशन से हमने ये समझा कि अगर पर्पसलेस को माना जाए तो फिर प्लानिंग बंद हो जाएगी, और प्लानिंग बंद हो जाएगी तो किसी सिस्टम का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। कोई स्कूल नहीं खुलेगा, कोई शिक्षा नहीं होगी, कोई कपड़े नहीं बनेंगे, मतलब आपको आप समझ लो कि आप जानवरों की कॉपी हो जाओगे। उनके जैसे वो जीते हैं आपको वैसे जीना होगा, और आप वैसे जी नहीं पाओगे क्योंकि उनमें तो कुछ इनबिल्ट भी है। आप एक भैंस से एक बच्चा पैदा होता है, वो विदिन 4-5 मिनट में खड़ा हो जाता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। आप मनुष्य के बच्चे को खड़ा करके दिखाओ मुझे, 5 मिनट छोड़ो, आप साल भर में खड़ा करके दिखाओ, मतलब उसको छोड़ दो, अपने से उसको खड़ा होने दो, वो 10 साल में भी नहीं लगता कि उसको आइडिया आएगा कि खड़े होकर भी मैं चल सकता हूँ। वो जानवरों को देखा देखी तो अपने दोनों हाथ पैरों से चलने की कोशिश करेगा। तो इस बात का क्या मतलब होगा जब कई इंटेलेक्चुअल्स ये बोलते हैं कि आप वर्तमान में जियो, आप भविष्य के बारे में मत सोचो, पास्ट के बारे में मत सोचो, वर्तमान में जियो, इसी से आपको यही वास्तविक जीवन है। जीवन जो है वो वर्तमान में ही एग्जिस्ट करता है, और ये जो मेंटल कल्पनाएं हैं यही दुख का कारण है। अब ये सारी कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है ना, उनसे अगर हम बातचीत करें, ऐसे लोग आए जो कि मैंने की जब मैं साधु जीवन में था, तो ऐसे लोगों से मैंने बातचीत की थी जो इस तरह के स्टेटमेंट देते थे, तो मैं जो सवाल पूछता था वो उनके जवाब नहीं दे पाते थे। भाई मनुष्य तो वर्तमान में ही जी रहा है, पास्ट में क्या है? मेमोरी तो है पास्ट में। वो जो ये जो वर्तमान कभी था, उस समय जो उसने किया, और वो जो इसकी मेमोरी में संग्रहित हो गया है, उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में? अगर उसका कोई रोल नहीं है तो नेचर ने वो हमें सुविधा क्यों प्रदान की है कि हम पीछे की चीज को याद करके रिटेन कर पाए, उसको प्रोसेसिंग करें। या आप सोचो कि अगर मान लिया कोई टीचर आपको टीचर ने 1 घंटे पढ़ाया ABCD, और मान लिया आपको मेमोराइज करने की क्षमता ना हो, आप मेमोराइज ना कर सको, तो कैसे आप, इसका क्या मतलब रह जाएगा? और ये टीचर कैसे बनेगा? ये क्योंकि इसको भी याद नहीं रहने वाला है कि ABCD, और ये कभी शुरू ही नहीं होगा जब मेमोरी नहीं होगी। तो आप सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बिना पास्ट के प्रेजेंट का कोई मीनिंग नहीं है। बिना पास्ट के आप प्रेजेंट नहीं बना सकते, और बिना पास्ट के आप फ्यूचर भी नहीं बना सकते, क्योंकि पास्ट के आधार पर ही कि क्या ये जो मेमोराइज करने की आपकी क्षमता है, इस आधार पर आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, जो आपने जिया, जिसको आप वर्तमान बोल रहे हैं, जो आपने जिया, उससे जो आपको अनुभव हुए, उससे जो सही मतलब कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल हुए, उस आधार पे आप देखते हो कि मुझसे क्या गलतियां हुई, मैं क्या कर सकता था, मैं क्या करूं आगे कि जो मुझे वो दुख जो मुझे मिल रहे हैं वो ना मिलें, और सुख, और जो मिल रहे हैं वो सुख मिलें, और सुखों को मैं बढ़ा सकूं, दुखों को और कम कर सकूं। ये बात ही नहीं पैदा होगी, और ये बात ही नहीं पैदा होगी तो फिर वो कैसे कहते हैं कि आप दुखी नहीं होगे? जो जानवर है वो तो वर्तमान में जीते हैं, वहाँ कहाँ मेमोरी है, वो कहाँ, कहीं पे ये वो फिर क्यों दुखी होते हैं? वो क्यों, जब उनके पीछे शेर पड़ता है तो वो क्यों भागते हैं? वो भी खड़े हो जाए ना कि वर्तमान में तो है, मार लेगा, क्योंकि शेर जब किसी हिरन को मारेगा तो वर्तमान में मारेगा, पास्ट में जाके तो मार नहीं सकता, फ्यूचर में जाके तो मार नहीं सकता, वर्तमान में मार रहा है ना, तो दुख भी वर्तमान में ही हो रहा है ना। अभी आपको जो कुछ भी सोचने से या समझने से या प्लानिंग करने से या नहीं करने से जो दुख सुख हो रहे हैं, वो तो आपको अभी भी हो रहे हैं। तो ये कहना कि ये जो आप पास्ट में जीते हो, पास्ट में जीने का मतलब है कि आप जो आपकी स्मृति है उसमें जाके जीते हो, यही दुख का कारण है। ये कैसे दुख का कारण हो सकता है? लेकिन वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हिरण है वो इस बात की टेंशन नहीं लेता कि कल उसको कोई शेर मार देगा, और वो क्या बोलते हैं, उसकी कोई ऐसी। हाँ तो चलो अभी नहीं होगा, लेकिन जब शेर भागेगा उसके पीछे मारने को तब तो दुखी होगा ना, तो तभी तो वो वर्तमान हाँ तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो लेकिन दुखी होकर ही कर रहा है ना, घबरा के ही कर रहा है ना, डर के ही कर रहा है ना, नहीं तो भाग क्यों रहा है? हाँ, क्या डर दुख नहीं है? क्या घबराना दुख नहीं है? दुख का मतलब क्या होता है फिर? मतलब अगर हम स्मृति को मेमोराइज करें तो वो दुख हो जाएगा, और कोई आके
हाँ हमारे हमारी खाल नोच ले, हमें बुकटी भर ले, हमारी टांग काट दे, वो दुख नहीं होगा। तो जो उन लोगों का कहना हो सकता है वो ये कि अभी जैसे अर्थक्वेक भी आ जाए तो वो हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, और लाइफ में इतने अनकंट्रोलेबल पैरामीटर्स हैं, इसकी वजह से कोई प्लानिंग का कोई वाकई में कोई महत्व है नहीं, और इसीलिए वर्तमान में जीना चाहिए और रिसेप्टिव होना चाहिए जो कुछ भी घट जाए इस जीवन में। लेकिन अगर ऐसा थोड़ा देर के लिए देखें कि अगर हम रिसेप्टिव होंगे तो हम जानवर जैसे ही जिएंगे ना, जानवर के लेवल के ही जिएंगे। बिल्कुल, तभी वो बोल रहे हैं नेचुरल हो जाओ। हाँ, लेकिन जानवर कितनी फैसिलिटी में, आपको क्या लगता है कि कितने सुखी हैं जानवर? जीव जंतु जो आप पशु पक्षी मेरी समझ से तो जानवर के लिए ये कॉन्सेप्ट ही नहीं खड़ा होता कि वो क्योंकि उनको तो ये टूल्स ही नहीं है कि वो विचार कर सकें, सोच समझ सकें, है ही नहीं वहाँ पे। लेकिन आपके अंदर है, लेकिन आप फ्री भी हो कि चलो इसका उपयोग ना करो, छोड़ दो। लेकिन उस अवस्था में आपका जीवन जो जीव जंतुओं से ज़्यादा अधिक तो नहीं होगा ना, लेकिन दुखी तो वो भी हो रहे हैं। जब उनको पानी नहीं मिलता, जब उनको सूखा पड़ती है, जब उनको चारा नहीं मिलता, तो क्या वो दुखी नहीं होते? होते हैं। जब उनका बच्चा, वो अपने बच्चे को देखते हैं कि एक दूसरा जानवर आया और वो उठा के ले गया, तो क्या वो दुखी नहीं होते? लेकिन वो तो वर्तमान में जी रहे हैं, तो फिर वो क्यों दुखी हो रहे हैं? तो इसका मतलब है कि वर्तमान में जीने से सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है। जीना तो हमेशा वर्तमान में ही होता है। ये बात ही फालतू फंड की है कि आप पास्ट में जी रहे हैं कि वहाँ जी रहे हैं। पास्ट का मतलब है कि आपसे जो पीछे जीवन हो गया है उसमें क्या, कहाँ गलतियाँ हुई थी, कहाँ क्या कर सकते थे, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ताकि वो आप उसमें एडिट कर सको, उसमें बदलाव कर सको, उसके लिए वो है। उसको ऐसा बोलना कि मेमोरी में जी रहे हो, ये तो बात गलत है। मेमोरी जी थोड़ी रहे, मेमोरी रिटेन कर रहे हैं ताकि हम भविष्य में अपने जीवन जीने का ढंग बदल सकें, हम अपने सुविधाओं को बढ़ा सकें। मान लिया हमारे पास कल घर नहीं था और हमें बारिश में भीगते रहना पड़ा, हमें बुखार हो गया, हमें ठंड लग गई, क्योंकि सर्दी के टाइम में बारिश हो गई और हमें ठंड लग गई, और उसके साथ ही हवा चल पड़ी तो बुखार भी हो गया, तो हमारी हालत मरने की जैसी होगी। अब ये बात आपकी मेमोरी में भी चली जाएगी। तो कल को जब आप इस लायक होंगे कि चलो एनी हाउ उससे आप निकल आए, जैसे भी करके आप 10-20 दिन सफ़र करके निकल आए, तो आपके अंदर ये स्वाभाविक रूप से ये प्रक्रिया उठेगी कि नहीं उठेगी कि ये घटना मेरे साथ दोबारा ना घटे। और इसके टूल्स भी आपके पास हैं, आपका मन बुद्धि काम करते हैं। तो आप नहीं सोचोगे कि मैं एक ऐसा घर बना लूँ, मैं एक ऐसा कुछ डाल लूँ जिससे कि मैं ऐसे मौसम में ऐसी बरसात से बच सकूँ, ऐसा कुछ कर लूँ। कुछ भी नहीं है तो गुफाई खोद लूँ, कहीं नहीं है तो, या है तो खोज लूँ कि उसको कुछ अपने रहने लायक बना लूँ। तो अगर ऐसी बात उठेगी तो इससे सुख सुविधाएं बढ़ने की तो की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि कल को आप ऐसी स्थिति से दो चार नहीं होंगे जो आपको अनकम्फर्ट दे देगी। तो वो जो लोग बोल रहे हैं कि पास्ट में और फ्यूचर में जीने से दुख होते हैं, वो गलत बोल रहे हैं। एक्चुअली पास्ट और फ्यूचर में जीने से सुखों की स्थिति बढ़ सकती है, जो कि बढ़ी है। साइंटिस्ट को देखो, साइंटिस्ट क्या करता है? साइंटिस्ट सारे पीछे जितने भी खोजें हो चुकी हैं वो सारे उसके दिमाग में रहती हैं। उनके बेस पे क्या पॉसिबिलिटी निकलती है वो उसके पूरे दिमाग में रहती है। अपने कोई वो इन्वेंशन कर रहा होता है उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है, हमेशा प्लान बनाता रहता है। अच्छा ऐसे समझ में नहीं आया, ऐसे नहीं ये सफल हुआ तो अब के ये वाला ढंग चेंज करूँ, अब ये वाला ढंग चेंज करूँ, ये तो करता रहता है। तो इतनी फैसिलिटी पैदा करता है तो कैसे कहेंगे कि प्लानिंग से दुख होता है? कि कैसा सिस्टम हो जो सबके हैप्पीनेसेस का, मतलब क्योंकि इतने सब इंडिविजुअल हैं, सबके अपने अपने हैप्पीनेसेस के परिभाषा है, और जो गवर्नमेंट पहुंचती है किसी मतलब पॉलिसी मेकिंग में, अब वो उन सारे हैप्पीनेसेस को एकोमोडेट कर पाए, ये एक बड़ी चैलेंज हो जाती है कि हम ये कैसे सॉर्ट आउट करें कि कैसा सिस्टम हो जिससे कि सबका हैप्पीनेस हो। उसको पहले ये समझने की कोशिश करो कि हैप्पीनेस से क्या अर्थ है, किन माध्यमों से हमें विभिन्न प्रकार की हैप्पीनेस मिलती है। उसको समझ लेंगे तो आपको एकोमोडेशन ईजी हो जाएगा, एकोमोडेट करना। देखो, हमारे पास 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिससे हम बाहर के इस यूनिवर्स में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे 5 तरह से हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। हमारा कांटेक्ट होता है जिससे हमें कंफर्ट और अनकंफर्ट पहुंचती है। 5 प्रकार की।
इनमें पहली है कि हमारे कान के कानों से हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो हमें कंफर्ट देती हैं, हमें प्रिय लगती हैं, हमें अच्छी लगती हैं, मज़ा देती हैं, सुख देती हैं। कुछ ध्वनियाँ हैं ऐसी जो हमें दुख देती हैं। और ये पर्सन टू पर्सन भी ये वैरी हो सकता है कि एक प्रकार का संगीत किसी को अच्छा लगता है, दूसरे को नहीं लगता, है ना। तो लेकिन आप देखेंगे कि ध्वनि का एक लिमिट है, जो लिमिट हम मान लिया हम उतने हर्ट्ज से लेकर उतने हर्ट्ज तक का हम सुन पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे जो संबंधित है वो इतने हर्ट्ज से लेकर इतने हर्ट्ज तक की ध्वनि की वेरिएशन है। ये तो हो गया संगीत का मामला। दूसरा हो गया कि कुछ शब्द जिनको हमने मीनिंग दिए होते हैं, कुछ शब्द हैं जो अपमानजनक होते हैं, कुछ शब्द हैं जो मानजनक होते हैं। उनको हम ही मीनिंग देते हैं कि ये गाली है और ये अच्छे वर्ड है। तो उसमें भी हमारी लिमिट रहती है कि जो एब्यूज टाइप के शब्द हैं वो सबको ही नहीं अच्छे लगते इन जनरल, और जो अच्छे वाले हैं उनमें से कुछ किसी को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ किसी को कम अच्छे लगते हैं, है ना। लेकिन उनकी भी एक लिमिट रहती है कि क्योंकि हम ही ने उनको स्ट्रक्चर्ड किया है, हम ही ने उनको बनाया है, तो यहाँ से यहाँ तक बनाया है। उसी प्रकार से आप जैसे दूसरी सेंस लें कि कान के बाद हमारी ये टच है, तो टच का भी एक पर्टिकुलर लेवल से लेके एक पर्टिकुलर लिमिट से लेके एक पर्टिकुलर लिमिट के बीच की ही चीज़ों को हम टच महसूस कर पाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का टच तो हम नहीं महसूस कर पाते। नहीं, पॉइंट ये है कि इतनी सिंपल सी बात है कि सभी आदमी हैं, सबकी बहुत टाइप की विशेष हैं, इन सबको एकोमोडेट करने वाली वही बता रहा हूँ, ये विद इन ए लिमिट है। और जब हम मास लेवल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इतने से लेके इतने लिमिट की सारे प्रोडक्ट बनाओ, डिमांड जान के, डिमांड जान लो कि पर्टिकुलर किस लिमिट का, किस लेवल का कि कितनी डिमांड है, उतना प्रोडक्शन करो और उन तक पहुंचाओ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक प्रकार को मान लो कि 50 प्रकार के व्यंजन होते हैं जो सभी लोगों को पसंद आ जाते हैं, जिसमें से 8-10 हैं जो कॉमन हैं, जो लगभग सभी को पसंद आते हैं, और बाकी 40 हैं कि उनमें से 2 किसी को पसंद आते हैं, 4 किसी को पसंद आते हैं, इस तरह से पर्टिकुलर। तो जब आप डिमांड जान लोगे, डिमांड का मैंने आपको बताया ही है एक सिस्टम कि उस तरह से साथ साथ हम डिमांड जान सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की, किस सर्विस की कितनी डिमांड है, उस हिसाब से प्रोडक्ट करो और उस हिसाब से उन तक पहुंचा। कुल मिला के अभी की अर्थव्यवस्था मतलब इस बात को लेकर डिजाइन नहीं हुई कि मेन एम कैसे सेटिस्फाई। हाँ, क्योंकि मेन एम ही नहीं तय हुआ तो फिर अगला स्टेप ही नहीं बढ़ता कि भी हम लोगों की तो मतलब एक डिजायर जान लें। फॉल्स अर्थव्यवस्था है पूरी, हाँ, जो क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रही सबके विशेष को। मींस अनसफिशिएंट है, फॉल्स नहीं कह सकते, सफिशिएंट नहीं है। जिसको हम 100% कर सकते हैं उसको हम 5% कर रहे हैं। फॉल्स नहीं बोलेंगे, सफिशिएंट नहीं है। मतलब जितना मास है हमारे पास, जितनी पॉपुलेशन हमारे पास है, उसके लिए जिस लेवल की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है कि सबको हो सके। अभी 5% लोगों की केयर हम लोग कर पा रहे हैं, तो मतलब लेकिन केयर तो कर पा रहे हैं ना। तो अर्थव्यवस्था के बारे में तो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन कुल मिला के बात यही निकली कि अगर हम कलेक्टिवली इस बात को नहीं सॉर्ट आउट करते तो सिस्टम जो डिज़ाइन होगा, जिस तरीके का होगा, वो कभी हमें उस अल्टीमेट मतलब ऑब्वियसली उस अल्टीमेट एम तक नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं पहुंचा पाएगा। अगर इन्हीं पॉलिसी से चलेंगे तो ये कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। ये 5 से 10, 10 से 5% विकास दर ये ऐसी होती है। ये जो आप बोल रहे हैं कि ये डिस्कशन एक बड़े लेवल पे होना चाहिए, तो ये कैसे होगा और ये किस तरीके से प्रोसीड होगा? मतलब इसका तरीका यही होगा, अभी जैसे अभी आप लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं बैठ के,
और इसको यूट्यूब में हम लोग डाल रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से और दूसरे माध्यम से ये लोगों तक पहुँचेगा, और जिन लोगों तक पहुँचे वो और दूसरे लोगों को बताएं और पहुँचाएं उन तक। और दूसरे भी माध्यम है, जैसे न्यूज़पेपर है, या जब ये थोड़ा सा लोगों तक पहुँच जाएगा तो लोग हम लोगों को बुलाएंगे इन चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। ये तो बोल बहुत रहे सारे माध्यम हैं, उनके थ्रू ये मास लेवल तक पहुँचेगा, तो फिर सब लोग बैठ के। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कल्चरल लेवल पे ये तय करना सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, और ये एक मतलब एक कल्चरल फिनोमिना बनना चाहिए जिसमें ये डिस्कशंस उठें और ये सॉर्ट आउट हो, और इसके बाद फिर ये ना कोई बोले कि कोई और चीज़ बचती है, कोई और डायरेक्शन बचता है एज ए अल्टीमेट एम। जी अल्टीमेट है। हाँ, मतलब अल्टीमेट एम कम से कम, चाहे इंडिविजुअल विशेष जो भी हो, लेकिन वो उस अल्टीमेट एम के अंदर समाहित हो। ये समाहित हो, वही अल्टीमेट होगा। हाँ, अदरवाइज तो उसको अल्टीमेट क्यों बोलेंगे? बिल्कुल, अल्टीमेट उसको इसीलिए बोलेंगे कि वो मूल हाँ, उद्देश्य है, मतलब एक तो मूल से बाहर से हो फिलॉसफी जाएगा। ह्यूमन काइंड के लिए एग्जिस्ट करे। यस, वो स्ट्रक्चर्ड होगी ना, मूल में होगी, फिर वो स्ट्रक्चर्ड होती चली जाएगी और निचले लेवल तक, व्यक्तिगत तक आ जाएगी। तो और उसी फिलॉसफी के अंतर्गत एक व्यवस्था ऑपरेट करेगी जो उस अल्टीमेट एम की पूर्ति के लिए डिजाइन होगी। बिल्कुल, पहले क्लैरिटी हो जाए कि क्या करना है, क्यों, और तो फिर जो करना है वो कैसे होगा, ये सेकंड स्टेप होगा। और मैंने वैसे सारे स्टेप क्लियर कर दिए हैं, वो जस्ट लोगों तक पहुंचने भर की बात है। फिर एक एग्जीक्यूशन ही बचता है। तो वो तो जिस भी दिन लोग इस बात को समझ लेंगे और वो अपनी सहमति दे देंगे कि भाई ये होना चाहिए, तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है। और क्योंकि हम मनुष्य हैं, कल्चरल हैं, तो इन इनएविटेबली हम एम्स तो रखेंगे ही, लेकिन अगर वो सॉर्टेड आउट नहीं हुई तो इसका अंजाम यही होगा कि हाँ, इसका अंजाम ये होगा कि फिर कुछ लोग किधर जा रहे हैं, कुछ लोग किधर जा रहे हैं, और ये धीरे धीरे ये लड़ाई का रूप धारण कर लेगी, क्योंकि एक दूसरे में कोलैप्स करेंगे। अब मान लिया मैं इधर जा रहा हूँ, अब मान लिया मेरे परिवार का कोई बच्चा किसी दूसरे परिवार के किसी दूसरी फिलोसॉफी से इंस्पायर्ड है। अब क्या होगा? अब एक ही घर में 2-4 फिलोसॉफी को मानने वाले होंगे, तो अब आप देख सकते हो उस घर का क्या हिसाब किताब बनेगा। एक उधर जा रहा है, एक उधर, कोई ना कोऑपरेशन होगा, ना कोई परिवार जैसा कहने को होगा, ना कोई एक किसी एम की तरफ जाएंगे। एक बोलेगा कि मैं आलू खाऊंगा, दूसरा बोलेगा कि मैं बैंगन खाऊंगा, तीसरा बोलेगा कि मैं भिंडी खाऊंगा, चौथा बोलेगा कि मैं अरबी खाऊंगा। तो आपने 3 स्टेजेस बताए थे। अगर हम एम नहीं रखते हैं तो कैसा जीवन होगा, तो जिसमें तो पशु जैसा या इवन बदतर। अगर आप एम रखते हैं तो ये एक ऐसा इतना ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी खुलती है। और एक्चुअल में देखा जाए तो आप बिना एम के जी नहीं सकते। पॉसिबिलिटी 2 ही है, कॉन्शियसली एम रखोगे या अनकॉन्शियसली रखोगे। अनकॉन्शियसली रखोगे तो वही होगा जो आप अभी देख पा रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं जाओगे। ये लिमिट है उसकी, 5-10% से ज़्यादा विकास दर कभी नहीं पहुंचेगी। 5 से 10 होती रहेगी, 10 से 12 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, ऐसे ही होती रहेगी। मतलब ये एक ट्रायल एरर होगा, तो कभी कुछ तुक्का लग के कहीं काम कर जाती है, कभी कुछ होके फिर वो वापस वहीं पहुंच जाती है। मान लिया कोई थोड़ी सी ठीक सरकार आ गई, कोई थोड़ा अच्छा सोचने समझने वाला आदमी आ गया, तो विकास दर को ले गया 10, 12, 15 तक। अब वो हमेशा तो रहेगा नहीं, क्योंकि 5 साल के बाद में फिर दूसरे ने आ जाना। अब मान लिया दूसरा आ गया, अब उसने कुछ उटपटांग कर दिया तो वो फिर 5 पे आ गई। यही होता चलता रहेगा, क्योंकि अब एक आदमी कितने टाइम तक सेवा दे सकता है भाई। लीडरशिप तक आदमी पहुंचते पहुंचते बूढ़ा हो लेता है, तो वहाँ 5-10 साल से ज़्यादा का उसका समय नहीं बचता। तो इसका मतलब है हमें सिस्टम में ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ऐसे लोग लगातार वहाँ पहुँचते रहें और समय रहते पहुँचते रहें, युवावस्था में पहुँचते रहें। तो मतलब सिस्टम में हमें कुछ करना होगा। लोगों अपनी सिस्टम में कर दिया तो लोगों को अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसी से गुजर के जाएंगे। तो ये चीज़ है, तो मेन जो है वो सिस्टम बेस होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर आदमी के ऊपर बेस कुछ हो कि वो जब तक रहेगा तो ठीक है, वो गया तो सब बंटाधार। और अभी तक ऐसा ही होता रहा है, चाहे वो राजाओं के टाइम का देख लो। कोई थोड़ा सा अच्छा राजा आ गया तो उसने थोड़ी अच्छी स्थिति कर दी, उसके जाते ही कोई दूसरा राजा आ गया जिसको नहीं है उतनी क्षमता, तो उसने फिर नरक मचा दिया।
और युद्ध वुद्ध तो होते ही रहते थे, वो तो कोई मतलब ही नहीं था अच्छा राजा है कि बुरा राजा है। अब कोई आके तुमसे लड़ेगा, तुम कितने अच्छे राजा हो, तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा ही। कितने समय तक उसको अवॉइड कर सकते हो, और अवॉइड करोगे तो वो तुम्हें वहाँ से बेदखल कर देगा, वो और बुरी स्थिति होगी। तो तुम्हें जाने चाहे ना चाहे लड़ना ही पड़ेगा। तो मतलब अब ये क्यों होगा, क्योंकि दो धाराएं चल गई समाज में। एक आदमी है जो सब कुछ जीत लेना चाहता है, एक आदमी कह रहा है कि नहीं नहीं सब अरेंजमेंट होके जियो। तो अब लड़ने वाला अगर आ जाएगा तो तुम्हें भी तो लड़ना ही पड़ेगा ना। तो तुम ये नहीं कह सकते कि ठीक है भाई जिसकी मर्जी जो मानो जिसकी नहीं। मास लेवल पर आपको किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचना ही होगा जो अल्टीमेट हो, जिसके अंदर बाकी सब आ जाता हो, ऐसा अल्टीमेट। ऐसा नहीं कि बस तो चार लोगों का जिसमें आता हो वो बाकी रह जाते हो, वो अल्टीमेट नहीं होता, उसको अल्टीमेट नहीं बोलते। तो ये चीज़ है। तो इस डिस्कशन से रिलेटेड अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।